पिछले साल भारत और चीन की सेनाओं के बीच मई में पेगोंग झील क्षेत्रों में एक हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद 15 जून को गालवान वैली में भी एक ऐसी ही हिंसक झड़प दोनों सेनाओं के बीच हुई। इसके बाद करीब 17 महीने का बॉर्डर स्टैंड ऑफ दोनों देश की सेनाओं के बीच देखने को मिला। इसी तरह की परिस्थितियों के बीच में चीन ने एक बॉर्डर लॉ को पास किया था, जो कि पिछले साल अक्टूबर में था, लेकिन उसी वक्त ये कहा गया था कि इस बॉर्डर लॉ को 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में ये टॉपिक चर्चा में है और ये आपके पाठ्यक्रम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, भारत व उसके पड़ोसी देश। तो आज की इस वीडियो में इस कानून पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है और इंडिया का क्या स्टैंड है इस कानून को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कानून से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। खासकर उन 3 प्रावधानों को हम डिटेल में देखेंगे जिनका चाइना के पड़ोसी देशों पर या फिर भारत के संदर्भ में कहा जाए तो भारत पर विशेष प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके बाद जानेंगे क्या ये जो लॉ है विशेष रूप से भारत को ही ध्यान में रखकर चीन की तरफ से पारित किया गया है या फिर जनरली उन्होंने अपनी सभी नेबरिंग कंट्रीज को ध्यान में रखकर इस लॉ के प्रोविजंस को तय किया गया है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 15 जो प्लेसेस हैं उनका नाम चीन ने बदल दिया है। हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है और उसी क्लेम के तहत उन्होंने एक अग्रेसिव अपना रुख अख्तियार करते हुए, जैसा कि हम हाल के समय में देख रहे हैं कि चीन अपने आप को काफ़ी असर्ट कर रहा है, काफ़ी अग्रेसिव रूप से जो है अपने आप को बॉर्डर पे दिखा रहा है, तो उन्होंने जो है कुछ नेम चेंजेस की हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसको हम जानेंगे, भारत का क्या स्टैंड है और इसके बाद वे फॉरवर्ड पर हम हल्की एक चर्चा करेंगे। तो आइए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में देखिए न्यूज़ आई है कि जो पेगोंग लेक है वहाँ पर चाइना एक ब्रिज का जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सैटेलाइट की एक इमेज है जिससे पता चला कि इस लेक पर एक ब्रिज का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है। चीन के द्वारा सीमा क्षेत्र पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां पहले से ही जारी हैं, जिसमें सड़कों का बनाना, ब्रिजेस का बनाना, अपने नागरिकों को वहां पर बसाना, मिलिट्री की स्टैब्लिशमेंट और साथ में सैन्य अभ्यासों का यदा कदा जो है करवाते रहना शामिल है। तो इसी न्यूज़ में देखिए बताया गया है कि ये जो लद्दाख वाला जो एरिया है, पूर्वी लद्दाख हमारा पड़ता है, इसकी पेगोंग लिंग में जो ब्रिज चाइना के द्वारा बनाया गया है, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही मैप दिखाया गया है। ये देखिए पेगोंग त्सो लेक है जो कि फिंगर 4 पॉइंट जो कि क्लैश का एक पॉइंट बना था उसको लोकेट किया गया है और यहाँ पे चाइना देखिए एक ब्रिज का जो है निर्माण कर रहा है। ये इसकी सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो फिंगर पॉइंट मैंने अभी बात की, इसको भी हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि आखिर ये क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो मुद्दा है चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया तो एक तो आज ही की न्यूज़ थी, इसके अलावा देखिए 23 अक्टूबर को जो चीन की एक शीर्ष विधायी निकाय है यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसने जो है देश के भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण का हवाला देते हुए इस लॉ को पारित किया था। बेसिकली इस बॉर्डर लॉ में जो प्रोविजंस है वो बॉर्डर प्रोटेक्शन और उसकी इंटीग्रेशन को लेकर है और उन्होंने तभी बोला था कि ये जो नया कानून है ये 1 जनवरी से
लागू होगा। इसी संदर्भ में इंडिया और चीन के वो कौन से बॉर्डर एरियाज है जो डिस्प्यूटेड हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया और चीन की बात की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एक्चुअली हमेशा ही न्यूज़ में रहती है, क्योंकि ये वाला जो बॉर्डर की आप देख रहे हैं रेखा बनती है, ये एक्चुअल बॉर्डर की लाइन है। लेकिन फिलहाल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इससे उधर जो अक्साई चीन का एरिया है, इसको भारत जो है अपना एक तरीके से एरिया बताता है, बट इस पे एडमिनिस्ट्रेशन अभी चीन के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ वाला ये एरिया देखेंगे तो इस एरिया को जो है पाकिस्तान के द्वारा एक समझौता करके चाइना को, अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूँ तो गिफ्ट कर दिया गया था। तो ये वाला एरिया, ये वो एरिया दिखाता है जिसको जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, बट इसको क्लेम इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये जो अक्साई चिन वाला एरिया है, इस एरिया को भी इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, लेकिन इस एरिया को चाइना के द्वारा हेल्ड किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका पूरा बॉर्डर लाइन जारी है, उत्तराखंड वाला एरिया भी इसमें थोड़ा सा आ जाता है। ये पूरा का पूरा आपका डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इसको लेकर जो है दोनों देशों के बीच में कोई एक आखिरी या अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आ जाएं तो अरुणाचल प्रदेश का जो ये हिस्सा है, इसको चाइना के द्वारा दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा मानते हुए क्लेम किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा से ही रहेगा। ये जो बॉर्डर लाइन है, इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का लार्जली एक बड़ा हिस्सा, या आप कहें अरुणाचल प्रदेश ही चाइना क्लेम करता है, और ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के इस क्लेम का भारत हमेशा से ही कड़े शब्दों में खंडन करते हुए आया है। अब हम समझते हैं कि ये जो लॉ चाइना ने पारित किया है, इस लॉ में प्रोविजंस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें 7 अध्याय हैं और करीब 62 अनुच्छेद हैं, जिसमें सीमा रेखा को लेके, जो बॉर्डर की एक पूरी लाइन है उसको मार्क करने से लेके प्रवासन, वहाँ पे नागरिकों को बसाने से लेकर सीमा की सुरक्षा, सीमा प्रबंध और व्यापार शामिल है। यानी कि सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की ही इसमें बात नहीं की गई है, ट्रेड की बात हो, सिविलियंस को बसाने की बात हो, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर एजुकेशन वगैरह की बात भी इस लॉ के अंदर की गई है। बेसिकली इस लॉ के जरिए चीन अपने नागरिकों को भी अपीस करना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि उसके नागरिक उसकी प्रायोरिटी में हैं और वो बॉर्डर एरिया के नागरिकों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है। साथ में चाइना कहीं ना कहीं अपने सिटीजन्स को ये भी दिखाना चाहता है कि जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर चाइना बातचीत के पक्ष में है। इसी तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इस लॉ में किया भी गया है, लेकिन अगर हम डिटेल में प्रोविजंस को देखेंगे तो बात ऐसी नहीं है। इसी का जो अनुच्छेद 22 है, ये चीनी सेना को सैन्य अभ्यास करने की अनुमति भी बॉर्डर एरियाज में देता है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण या अतिक्रमण हो तो उसको दृढ़ता से रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। यहाँ पर देखिए, वो कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज के नाम वाला मैप दिया गया है जो आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको मैप में लोकेट करके याद ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, दौलता बेग ओदी वाला जो एरिया है, अक्साई चिन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, चौमार का एरिया, लहासा, थ्वांग और मैकमोहन लाइन, और साथ में डोकलाम का एरिया जहाँ पे काफ़ी लंबा स्टैंड ऑफ जो है भूटान, चीन और इंडिया के बीच में देखने को हमें मिला था। और यहीं पे इंडिया का चिकन नेक भी आ जाता है, जो एकमात्र रास्ता है मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाने का। तो इन लोकेशंस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन मुख्य बिंदुओं की जो इस लॉ के अंदर चीन ने कवर किए हैं। पहला है कि भूमि सीमाओं का परिसीमन और सर्वेक्षण, दूसरा है सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन और रक्षा, तीसरा है सीमा संबंधी मामलों पर पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने की बात जो है
की गई है। इनको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीआरसी सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए उसकी मार्केशन करेगा। सीमा पर कुछ मार्क्स लगाए जाएंगे। कहाँ वो मार्क लगेंगे, वो किस तरह के होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, ये चीन की गवर्नमेंट ही तय करेगी। ठीक है। इसके साथ ही चीन ने पहले भी अपनी नागरिक आबादी को एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बसाने की रणनीति को अख्तियार किया हुआ है। ये चीन की उस नीति का हिस्सा है जहाँ पे पहले वो सिविलियंस को विवादित सीमा क्षेत्रों में बसाते हैं और बाद में उसको लीगलाइज करने के लिए ये क्लेम करते हैं कि हमारे नागरिक यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि इसके आधार पर वो स्वामित्व का, सॉवरेनिटी का फिर दावा करता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये मुद्दा सामने निकल कर आया था कि इस लॉ के तहत कोई भी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया है जिसके पास इस लॉ से संबंधित अथॉरिटी हो। इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको ही इस लॉ से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनका अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यदि कोई स्वाभाविक दावा है या फिर कोई ऐसा दावा है जो कि कोई और कंट्री या नेबरिंग कंट्री जो है करती है, उसको वहाँ की आर्मी एकदम सीधे सीधे खारिज कर सकती है क्योंकि अथॉरिटी जो है आर्मी को दे दी गई है। इसके अलावा जो पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसको भी सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ में अवैध सीमा पार की जो समस्या है उसको रोकने के लिए जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको भी सहयोग करने की बात की गई है। यानी कि आर्मी, पुलिस फोर्स और साथ में जो लोकल ऑफिसर्स हैं, इन तीनों को ही जो है कहीं ना कहीं कुछ पावर्स इस लॉ के तहत दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये कानून किसी भी पक्ष को, ये वर्ड ध्यान रखिए, किसी भी पक्ष को सीमा क्षेत्र में किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। वो गतिविधि जो चीन की सुरक्षा को खतरे में डालता है या चीन के अन्य देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उन पर प्रभाव डालता है। देखने में काफ़ी सिंपल ये लैंग्वेज लगती है, किंतु यहाँ पर जब किसी भी गतिविधि को रोकने की पावर मिल गई है तो कोई भी कंट्री जो अपने इंटरेस्ट में कुछ भी काम कर रही है तो गवर्नमेंट के पास, चाइना की गवर्नमेंट के पास ये उन्होंने अपने आप को या खुद को ये अथॉरिटी दे दी है कि वो किसी भी एक्टिविटी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के प्रतिकूल बताकर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी कंट्री कुछ भी एक्टिविटी करती है तो चाइना इस लॉ का सहारा लेके उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये इसकी काफ़ी लैंग्वेज जो है स्ट्रांग है। देखिए, इसके अलावा इसमें बताया गया है कि संबंधित प्राधिकरण से अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिसमें स्थायी भवन वगैरह बनाना शामिल है उसकी परमिशन नहीं होगी। यानी कि बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते। देखिए, चाइना और इंडिया दोनों ही कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर के पास अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं जिसमें सड़कें, रेलवे, पुल का बनाना, ब्रिजेस, इन सब की कंस्ट्रक्शन जो है चल रही है। लेकिन इस लॉ में उन्होंने देखिए बोला है कि बिना परमिशन के कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं होगा। इसके बाद देखिए इन्होंने बताया है कि सिर्फ सीमा की मैनेजमेंट की, यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं की जाएगी बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने के साथ साथ जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनके लिए बुनियादी सेवाओं में, वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी सुधार किया जाएगा। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो मिलिट्री और सिविल इन दोनों ही हितों को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। यानी कि लोगों के जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाएगी, साथ में बॉर्डर की सिक्योरिटी के बीच एक समन्वय जो है किया जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए इस लैंग्वेज को अगर हम
सीधे शब्दों में जानने की कोशिश करें तो ये बॉर्डर एरिया में नागरिकों को बसाने का सुझाव देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीन की एक सोची समझी नीति है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो अपने सीमा साझा देश है, जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उनके साथ किसी भी तरह के विवाद का सुलझाव जो है समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होकर ही किया जाएगा। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन हम पिछली स्लाइड्स में समझ चुके हैं कि एक्चुअल लैंग्वेज या इसके पीछे की जो वास्तविक आप कह सकते हैं इनका मंतव्य वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार की समितियों के गठन के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलिट्री और सिविल इन दोनों के बीच में जो है समन्वय की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि इस लॉ के अंदर क्या वो मेन प्रोविजंस थे जो हमारे लिए या किसी भी नेबरिंग कंट्री के लिए एक चिंता का विषय बन सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या ये कानून केवल भारत को जो है ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए या इसकी लैंग्वेज पढ़ी जाए तो विशेष रूप से ये भारत के लिए नहीं है, किंतु यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि चाइना का बॉर्डर करीब 14 देशों के साथ मिलता है। इसमें से केवल जो भारत और भूटान है, सिर्फ इन दो कंट्रीज के साथ ही अभी तक चीन का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। इसके अलावा नेपाल में भी कभी कभी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत और भूटान को छोड़कर बाकी देशों के साथ चाइना ने अपनी बॉर्डर सेटलमेंट कहीं ना कहीं कर ली है। अभी इन दो कंट्रीज के साथ जो है विवाद चल रहा है। आती है भारत की बात। देखिए, चीन और भारत एक विवादित 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि मंगोलिया और रूस के साथ सीमाओं के बाद तीसरी सबसे बड़ी सीमा जो है आती है। यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में तीसरी सबसे बड़ी सीमा साझा की जाती है मंगोलिया और रूस के बाद। इस भारत के अलावा भूटान, जो कि 477 किलोमीटर, एकमात्र अन्य देश है जिसके साथ अभी भी बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट्स चाइना के चल रहे हैं। ठीक है, भूमि जो है उनकी अभी चल रही है। अब अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो देखिए, ये संदेह बढ़ रहा है कि चाइना इस कानून को लागू करके जो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध हुआ था उस पर बातचीत को रोक रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि गलवान वैली और पैगोंग झील वाला जो एरिया है वहाँ पर कुछ हिंसक झड़पें जो है दोनों देशों के बीच में हुई थी, और उसके बाद काफ़ी संख्या में अपने मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया था दोनों कंट्रीज़ के द्वारा ही। ये पूरा बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो है 17 महीने तक चला था और इसको लेकर काफ़ी बातचीत चल रही थी। देखिए, ये कानून कहीं ना कहीं तब आया है जब 13वां जो राउंड था मिलिट्री टॉक्स का वो भी फेल हो गया है। अगर कहा जाए बेसिकली हर राउंड के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया जाता है, लेकिन इस 13वें मिलिट्री राउंड के बाद ना तो कोई संयुक्त बयान जारी किया गया जिसके लिए दोनों देश ने एक दूसरे को ही बेसिकली जिम्मेदार ठहराया है, ना ही अगली चर्चा के लिए कोई तिथि अभी तक निर्धारित की है। तो ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिशें चीन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो आप एक बॉर्डर लॉ पारित कर देते हो और दूसरी तरफ जो है आप विवाद को सुलझाने की बात करते हो। ये दो कंट्रास्ट वाली सिचुएशन एक साथ नहीं चल सकती। इसके बाद देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया जो कोर कमांडरों की आखिरी मुलाकात हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, और भारत को ये उम्मीद थी कि जो चीन हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि PP15, काफ़ी सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है उनको भी हम देखेंगे। अभी बात हो रही है PP15 की, वहाँ से हटने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन चीन ने ना तो ऐसा किया और ना ही अगली बैठक की तारीख भी अभी तक जो है डिसाइड की गई है। इसके बाद देखिए, चीन ने अपनी सीमाओं को काफ़ी स्केर्ड और इनवायलेंट जो है घोषित
कर दिया है, ठीक है। और वो कहता है कि जो PLA पीपल्स जो है आर्मी है, उसको सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है। सीमा विवाद के निपटारे पर किसी भी बातचीत के रूप में ये एक रोड़े का काम कर सकता है, क्योंकि आर्मी किसी भी प्रकार के दावे को जो है ब्लंटली खारिज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर वाटर, जल या नदियों से संबंधित बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी चिंताजनक बात सामने आती है। जो ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जांगबो नदी है, इसके जल प्रवाह को चीन के द्वारा सीमित किया जा सकता है। नदियों का प्रवाह चीन से भारत की ओर है। यदि चीन इस कानून का हवाला देते हुए, जो कि इस कानून में लिखा हुआ है कि सीमा पार नदियों और झीलों की स्थिरता पर रक्षा उपाय, यानी कि कानून में मेंशन किया गया है कि चीन जो है अपनी झील और नदियों की रक्षा के उपायों को लेकर कुछ जो है कदम उठा सकता है। अगर इसका हवाला देते हुए चीन वाटर के फ्लो को रोक दे तो हमारे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर काफ़ी प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा भारत के जल पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय भारत के लिए हो जाता है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अलावा जो चीन है वो भारतीय सैनिकों को जो देप्सांग का मैदान है और वहाँ पर उनके जो ट्रेडिशनल गश्त एरिया थे, जो पेट्रोलिंग एरियाज थे, PP10, 11, 11A, PP12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13, इस तक पहुंचने में भी रोक लगा रहा है, यानी कि चीन जो है अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। इसके अलावा देखिए कुछ तथाकथित नागरिकों को डैम चौक में, ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ लोकेशन के, आपको ध्यान रखने हैं, जैसे देप्सांग का मैदान है या फिर डैम चौक है, यहाँ पर क्या है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहाँ पर वो नागरिक जो है तंबू गाड़ कर रह रहे हैं और उसको खाली करने से भी इनकार कर रहे हैं। देखिए चीन ने 2017 में एक नीति शुरू की थी जिसमें डबल लाइन विलेजेस को बसाने की बात उसने भारत, भूटान और नेपाल में की थी। ये जो डबल लाइन विलेजेस है ये सुरक्षा पंक्तियों के रूप में जो है चीन के द्वारा वहाँ पर बनाए जा रहे थे और ये एक तरीके से काम करता है मिलिट्री और नागरिक के बीच का, अगर आप कहें ट्रांजिशन के रूप में। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अब देखिए यहाँ पे जो है गालवान वैली और जो आपकी लेक है उसका एक मैप दिखाया गया है। इसके अलावा लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसकी भी अवस्थिति बहुत क्लियर तरीके से मैप में दिखाई गई है, आप इसको ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। तो हमने देखा बॉर्डर पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को लेके हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर को लेके जो है भारत में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ सिविलियंस को जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है, इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो भारत पर कुछ असर तो होना इस कानून का तय है। ये वही बात यहाँ पर फिर से आती है कि चीन की अनुमति के बिना सीमा के करीब स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रोक लगाता है। ठीक है, देखिए भारत और चीन दोनों ने ही क्या किए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, नई सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं। इससे पहले भी चीन के द्वारा भारत के कामगारों पर जो है आपत्ति दर्जाई गई थी। मेजर जनरल कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस कानून का भारत के लिए कितना प्रभाव है, ये इस तरीके से जाना जा सकता है कि दरअसल भारत के साथ जो विवादित भूमि सीमा है वहाँ पर अपने मॉडल गांवों के रूप में जाने जाने वाले, उन मॉडल गांवों के लिए एक टर्म यूज़ होती है चीन में, जियाओ कोंग, अगर मैं प्रोनाउंसिएट ठीक कर पा रही हूँ, ऐसे 624 मॉडल गांवों को जो है वो बसा रहा है। काफ़ी इमीडिएट कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है। और जो है इस जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, देखिए चीन में तो एक ही पार्टी दल तंत्र जो है काम करता है, तो जो भी कुछ होना होता है एक ही पार्टी के द्वारा वहाँ पे किया जाता है, कुछ विरोध तो है नहीं। तो एक्चुअली इस मॉडल गांवों की पॉलिसी के तहत जो है चीन ने सैन्यकृत समाधान यानी कि एक मिलिट्री सॉल्यूशन को लेकर स्थितियां बसाई है।
क्या है ये? देखिए वो लोग क्या करते हैं, विलेजेस को डेवलप करते हैं और वहाँ पर सिविलियंस को रहने देते हैं। उन सिविलियंस को एक तरीके से वो खुफिया जानकारी बटोरने की ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उसके बाद वो लीगलाइज करना चाहते हैं उस एरिया को, उस विवादित भूमि क्षेत्र को, ये कह के कि हमारे नागरिकों का यहाँ पर बहुत पहले से रहना है, हमारे कल्चरल टाइज है, जैसा वो अरुणाचल प्रदेश के लिए कहते हैं। और उसके बाद वो एक कानून बना के उस बॉर्डर एरिया को लेजिटिमेट करते हैं कि ये हमारा ही क्षेत्र है। तो कुछ एक अपरंपरागत युद्ध नीति जो ट्रेडिशनल से हटके एक वॉर पॉलिसी है, उस पे चाइना जो है काम कर रहा है। उसकी काफ़ी इनोवेटिव अप्रोच है और 2017 से ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस नीति के द्वारा जो अन्य राज्यों के संप्रभु यानी कि सॉवरन प्लेसेस हैं, उन पर अवैध नियंत्रण करने के लिए एक्चुअली चीन इसका प्रयोग करता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि चीन ने अभी हाल ही में क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? एक तो उसने लॉ बना दिया, इसके बाद क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश को भी, क्योंकि वो साउथ तिब्बत का एक हिस्सा मानता है, इसमें भी कुछ प्लेसेस के नाम बदले। हालांकि उसने ऐसा पहले नहीं किया, पहले भी ऐसा किया है। देखिए चीन का जो नया कानून है ये 1 जनवरी से लागू होगा और ये ऐसे समय में हुआ है जब लद्दाख में सीमा गतिरोध अनुसुलझा पड़ा हुआ है। इसी टाइम पे जो है उसने कुछ नियम भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर को देखिए जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलकर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत नाम जो है जारी किए थे। उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इन नामों का इस्तेमाल चीन द्वारा अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो क्या है, अपने साउथ तिब्बत का एक एरिया मानता है। तो ये उसने ऐसा किया है। मैंने आपको बताया कि नाम चेंज करने वाला काम वो पहले भी कर चुका है। 2017 में देखिए 6 आधिकारिक नाम जो है जारी किए गए थे और जब दलाई लामा का एक दौरा हुआ था उसके रिएक्शन के तौर पे चीन ने ऐसा किया था। देखिए हमारी तरफ से जब भी कोई प्रतिनिधि अरुणाचल प्रदेश को विजिट करता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विजिट करना हो या फिर अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने विजिट किया था, तो चीन उसकी रिएक्शन में कुछ ना कुछ जो है एक एंटी रिएक्शन ज़रूर देता है। तो देखिए ये भी दलाई लामा का जो राज्य का दौरा हुआ था उस रिएक्शन के रूप में देखा गया था। हालांकि ये जो सूची है पिछली बार से लंबी है क्योंकि लास्ट टाइम 6 किए गए थे, इस बार 15 किए गए थे। इन 15 जगहों में जो है 8 शहर आते हैं, 4 पहाड़, 2 नदी और एक पहाड़ी दर्रा जो है शामिल हो जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के करीब 11 जिले शामिल हैं, जिसमें पश्चिमी तवांग से लेकर पूर्व में अंजा तक का एरिया शामिल है। चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को अपना बताता है। देखिए जो चीन और इंडिया का ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, मैकमोहन लाइन। सेंट्रल सेक्टर सिक्किम वाला एरिया। इसके बाद वेस्टर्न सेक्टर जहाँ पे जो है चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड जो कश्मीर वाला एरिया है और थोड़ा बहुत आपका उत्तराखंड वाला एरिया भी आ जाता है। इस मैप को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये तो था कि चाइना के द्वारा क्या किया गया, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसने कुछ नेम चेंजेस किए हैं, आखिर इंडिया का क्या स्टैंड है ये अब हम जानने की जो है कोशिश करते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जो कि रिटायर्ड थे, उन्होंने जो नॉर्दर्न कमांड है उसको एक तरीके से वहाँ पर काम किया हुआ है। जो रिस्पॉन्सिबल थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख में, वो ये कहते हैं कि जो न्यू लॉ है ये क्लियरली PLA को, वहाँ की आर्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और ये हम लोगों के अपोज में जाता है, क्योंकि विद ए लैक ऑफ क्लैरिटी कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है अथॉरिटी लेगी, ये पता चलता है कि जो है आर्मी को ही सारे अधिकार इस लॉ के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, ये तो हमने जाना कि एक
ऑफिशियल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि चिंता का विषय तो है, क्योंकि इस लॉ का हमारे जो द्विपक्षीय सीमा प्रबंध है इस पर जो बातचीत हो रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साथ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम जो बागची हैं, उन्होंने कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि चीन इस कानून के संदर्भ में कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचेगा जिससे भारत और चीन की जो सीमा है उसमें एक तरफा कोई बदलाव आ सकता हो, यानी कि वन साइडेड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इंडिया ने बोला है। इसके बाद देखिए, भारत का जो दावा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से लगे जो अक्साई चीन है उसमें भारत के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, और इस एरिया में जो 1963 में पाकिस्तान द्वारा उसको गिफ्ट किया गया एक जो है 500-180 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी साथ में आता है। यानी कि ये दो एरिया हैं जिन पे चीन ने अवैध रूप से जो है कब्जा किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद देखिए नामों को जारी करने के बारे में हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो देखिए, अब नाम जारी करने के बाद चाइना के मैप में तो वही नाम अभी लिखे जाएंगे जो उन्होंने चेंज किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्चुअली उनका रुख है, प्रतीकात्मक रुख है, इससे जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जो ये क्षेत्रीय विवाद चल रहा है ये इसमें चीन के एक अग्रेसिव जो है रुख को एक जो है मूर्त रूप देता है। ठीक है, अब दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक संवाद ढांचा, एक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके तहत पहले ही 22 राउंड में जो है बातचीत की है, जिसमें सीमा विवाद का शीघ्र समाधान जो है खोज करने की कोशिश की जाती है। इसी पर्पस के लिए इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है। तो इंडिया की तरफ से देखिए ये कहा गया है कि जमीनी स्तर पर इन सब बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश हो या दूसरा एरिया हो, ये भारत के इंटीग्रल पार्ट थे, हमेशा रहेंगे और हमेशा से ही ये भारत के हिस्से थे भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का स्टैंड वही है, नाम चेंज करने वाली बात पर भी गवर्नमेंट का यही एक स्टैंड है। तो यहाँ तक हमने अपने इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझा। अब हम देखते हैं कि क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। देखिए, इंडिया हमेशा से एक नॉन वायलेंट जो है पॉलिसी के हक में रहा है, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को बनाने के हक में रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ही ये बोला जाता है कि जब तक कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस भारत में नहीं पड़ेंगे तो हम कोई रिएक्शनरी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि उससे मामला जो है और भी उलझ जाता है। तो देखिए, भारत और चीन में जो सीमा मतभेदों को हल करने के लिए कई सारे समझौते हैं, कई सारे मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पर काम किया गया है। एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र 2005 के जो सिद्धांत हैं हमारे, उन पर काम करता है। इसके अलावा WMCC यानी कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र, ये भी एक फ्रेमवर्क के जरिए गवर्नमेंट काम करती है। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल और एक CBM भी शामिल है जो LAC पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अभी दोनों कंट्रीज जो है साथ मिलकर इन सारे इनिशिएटिव्स के तहत जो है काम कर रही है, और आगे भी बातचीत से ही इस सब मामले को जो है सुलझाने की आवश्यकता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड था, और उसी स्टैंड से जो है एक वे फॉरवर्ड निकलकर सामने आता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है इसको समझाने में मैं आपको कामयाब रही हुई होंगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की तरफ से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारी टीम उतनी ही मेहनत से काम करेगी, और रोज़ाना इसी तरह महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। अगर आपने संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।